देखो लास्ट क्लास में पहले मैं तुम्हें जो जो बात बताई थी ना, एक बार पहले हल्का सा रिवाइज करा रहा हूँ मैंने क्या क्या बातें बताई थी। ठीक है, सबसे पहले मैं तो बताता हूँ कि भाई डेप्रीसिएशन एक्चुअल में हमारे पास मतलब पहले बताता हूँ मैंने तुम्हें अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, तो मैंने प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट का मतलब बताया कि क्या होता है। नॉर्मल से जो भी फिक्स एसेट्स होती है जो एक कंपनी यूज करती है अपने प्रोडक्शन के लिए। जैसे मान लो कि मेरी जूते बनाने की फैक्ट्री है, तो जूते बनाने की फैक्ट्री के अंदर क्या करूंगा मैं, जो भी मशीन यूज कर रहा हूँ ना, तो उस मशीन को हम बोलेंगे मतलब कि बोल सकते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये चीजें बोलेंगे। ठीक, फिर मैं तो बताता हूँ डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है। डेप्रीसिएशन का सिंपल सा मतलब हो जाता है कि एक मेरे पास कोई असेट्स है, उस असेट्स की वैल्यू जब भी हमारे पास जो कम होती है ना, जैसे मान लो कि मेरे पास एक कोई मशीन है, उस मशीन को मैं यूज करता जा रहा हूँ, एक टाइम के बाद क्या होगा उसकी वैल्यू कम मतलब कि धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो कम हो रही है ना, इसी को बोलते हैं डेप्रीसिएशन होना। ठीक है, मतलब कि जब भी किसी फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम होती है उसी को बोलते हैं डेप्रीसिएशन। भाई दूसरी बात हमारे पास थी मतलब बोल सकते हैं इसको क्या, अगला टॉपिक क्या था हमारे पास, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। ठीक है, AS 10 था। भाई जो हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, मैंने बताया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 हमें ये बता, जो 10 है वो ये बताता है कि किसी भी जो मेरे पास PPE है मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है PPE, इस पे असेट्स लगाना जरूरी है। दूसरी बात मैंने बताई थी कि कब कब जरूरी नहीं होता। ठीक है, वो हमारे पास था बायोलॉजिकल असेट्स के अंदर। बायोलॉजिकल असेट्स क्या होते हैं, जो जिंदा असेट्स होते हैं ना, जानवर वगैरह को हमने काम पे लगा रखा है। ठीक है, इंसान को काम पे लगा रखा है, ये सारे मेरे कहे जिंदा असेट्स है। इन पे कभी डेप्रिसिएशन लगता नहीं है। ठीक, और क्या है कि दूसरी चीज और कौन कौन से ऐसे असेट्स हैं जिस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, ये मान के चलो वो सारे असेट्स जिसके ऊपर कोई और सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे तुम्हें एक एग्जांपल दे दूं, मैंने सिर्फ एक मशीन खरीद के लाके रखी है, मेरी मशीन की फैक्ट्री है, मैं मशीन बेचता हूँ, मैं मशीन लाके अगर रखता हूँ ना तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। लेकिन मान लो कि मैं उसी मशीन से अगर अपना सामान बनाता हूँ ना, जैसे मान लो मेरी फैक्ट्री जूते बनाने की और मैंने क्या कि मशीन खरीद के लाके सिर्फ रख दिया है, तो रखे रखे भी डेप्रिसिएशन उसमें लगेगा। लेकिन अगर मेरी कंपनी है मशीन बनाने की और मैंने मशीन ला के रखी तो उस पर लगेगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि उस पर दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगा हुआ है, गुड्स का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो लगा हुआ है। ठीक है, तो आज जो हमारे पास बात है ना, वो सारी जो हमारे पास स्टार्टिंग में है, सबसे पहला है बायोलॉजिकल असेट्स। पहले बता चुका हूँ क्या होते हैं भाई, जो भी लिविंग असेट्स होते हैं, जो जिंदा होते हैं, लाइक एनिमल्स। ठीक है भाई, एनिमल्स के अंदर ना इंसान भी आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा मेरे पास है मतलब कि कैरिंग अमाउंट। भाई कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या होता है, कह रहे कि कॉस्ट ऑफ एन असेट्स। देखो पहले सिंपल से तो मैं समझाता हूँ कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या होता है। एक मेरे पास कोई सी असेट्स है, उस असेट्स में से अगर कोई सा लॉस है, मान लो कि कुछ लॉस हो गया उस असेट्स को, मतलब कोई संपत्ति मैंने खरीदी, कोई मशीन वगैरह खरीदी, अब उस पर जो भी लॉस हुआ ना, फिर उस लॉस को माइनस कर दो। दूसरा ऐसा हुआ है कि भाई उस पर डेप्रिसिएशन भी लगा है, तो उसको भी माइनस कर दो। कभी भी अगर ऐसा हमारे पास हो गया कि एक कोई सी हमारे पास असेट्स है, उस असेट्स के अंदर अगर कोई लॉस है, जैसे मान लो लॉस क्या हो सकता है भाई, लॉस मान लो कि मैं मशीन खरीद के लेके आ रहा हूँ और कहीं टक्कर लग गई, टूट गई थोड़ी सी मशीन, थोड़ा सा लॉस हो गया ना, अब इस लॉस को पहले माइनस कर दो उसमें से। ठीक है, दूसरा मेरे पास है कि भाई डेप्रिसिएशन लगा हुआ है इसमें, इसको अगर मैं माइनस कर दूँ ना, उसको बोलते हैं कैरिंग अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, तो भाई क्या है मेरे पास है, कह रहे कि कॉस्ट ऑफ असेट्स आफ्टर डिडक्टिंग एनी लॉस। कोई सा लॉस, भाई लॉस कौन सा मेरे पास, इम्पेयरमेंट लॉस होना चाहिए। ठीक है, इम्पेयरमेंट लॉस के बारे में बताऊंगा क्या होता है। तो कह रहे कि डिडक्टिंग एनी लॉस और डेप्रिसिएशन ऑन इट। अगर कोई सी मेरे पास असेट्स है, अगर उस असेट्स के ऊपर कोई सा भी लॉस है, लॉस कौन सा होना चाहिए, इम्पेयरमेंट लॉस होना चाहिए। बताऊंगा इम्पेयरमेंट लॉस होता क्या। ठीक है, एक कोई सा इम्पेयरमेंट लॉस, और फिर या फिर अगर मेरे पास कोई डेप्रिसिएशन लगा है उस असेट्स के ऊपर, अगर मैं उसको माइनस कर दूं तो जो वैल्यू निकल के आएगी ना, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, उसको हम बोलेंगे कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि मान लो रखने की कॉस्ट, या फिर मान लो जो कैरिंग अमाउंट है ना, रखने का अमाउंट, कि मेरे पास मशीन को रखने पे कितना खर्चा आ रहा है। ठीक है, एक मशीन को रखने पे नॉर्मल जो खर्चा आता है ना, उसी को बोलते हैं कैरिंग अमाउंट। दूसरा मेरे पास है भाई कॉस्ट को क्या बोलते हैं, कॉस्ट एक्चुअल में होती क्या है, लागत। मेरे पास क्या आएगी, इट इज द अमाउंट ऑफ कैश पेड टू एक्वायर एन एसेट। एक असेट्स को खरीदने, भाई एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना, खरीदने मतलब प्राप्त करने पे। सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास कोई असेट्स है, अगर उस असेट्स को खरीदने में कोई सा भी खर्चा आया है, उसी को हम कॉस्ट बोलते हैं। जैसे मान लो मैं तुमसे बोल दूं कि तुमने एक प्लॉट खरीदा, प्लॉट तुम्हारे एक असेट्स हो गया,
उस असेट्स को एक्वायर करने पे, उस असेट्स को खरीदने पे जो भी तुम्हारा खर्चा है, जितने का भी खर्चा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद अगली चीज मेरे पास है भाई डेप्रीसिएबल अमाउंट। भाई डेप्रीसिएबल अमाउंट का ना तुम पहले मतलब समझो होता क्या है। देखो डेप्रीसिएबल अमाउंट का सिंपल सा मतलब हो जाता है कि मैं तुम्हें बताता हूं कि किस अमाउंट के ऊपर डेप्रीसिएशन लगाना है। जैसे मान लो मैंने एक ना मशीन खरीदी है, 10 लाख की मशीन खरीदी, ठीक है भाई 10 लाख की मशीन में ना मुझे अपना एक इंसान ने मुझे पहले बता दिया तुमने जो मशीन अभी खरीदी है ना, ये मशीन बाद में 1 लाख रुपए की बिक जाती है। जब कबाड़ हो जाएगी ना, जब इसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी यूज करने की, तो किसी ने मुझे बताया 1 लाख में बिक जाती है। तो मैं क्या करूंगा, अब इसमें से पहले ही 1 लाख रुपए माइनस कर दूंगा। कितना बच गया मेरे पास, 9 लाख रुपए बच गए। ठीक, तो ये जो 9 लाख रुपए है ना, इस 9 लाख को बोलूंगा डेप्रीसिएबल अमाउंट। बताइए सिंपल सी बात है, तुम कोई सी संपत्ति खरीद के लेके आओ, कोई सी मशीन वगैरह खरीद लो या कुछ भी चीज खरीद लो, वैसे मशीन वगैरह कोई, तो अगर किसी मशीन को खरीद के लेके आए, उस मशीन की वैल्यू कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगी। अगर मैं उसको लगातार यूज करता रहता हूँ, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है ना। कॉमन सेंस लगाओगे, तुमने एक पहले मोबाइल परचेज किया, मोबाइल तुमने खरीदा, मोबाइल था मान लो 25,000 का, तो एक टाइम ऐसा आएगा उस मोबाइल की वैल्यू पूरी मतलब कबाड़ के बराबर हो जाएगी, लेकिन फिर भी बिकेगी ना वो। तो जितने की वो बिक गई, जितने की सेल हुई है, उस वैल्यू को तुम अपनी ओरिजिनल प्राइस में से माइनस कर दोगे ना, फिर जो वैल्यू आएगी इसको बोलते हैं डेप्रीसिएबल अमाउंट। और इसी अमाउंट पे डेप्रीसिएशन निकाला जाता है। कैसे, मान लो 10% का रेट है, तो 10/100, ठीक है, इसको इससे काट के तो कितना आ रहा है भाई, हमेशा मेरे में 90,000 रुपए का मैं डेप्रीसिएशन, मतलब कि हर साल मैं क्या अपनी मशीन में से 90,000 रुपए माइनस करता रहूंगा। ठीक, तो भाई पहले वाली बात पता लगी कि डेप्रीसिएबल अमाउंट क्या होता है। वही कह रहे कि इट इज द कॉस्ट ऑफ एन असेट्स आफ्टर डिडक्टिंग। ये क्या होती है, मेरे पास कॉस्ट होती है एक असेट्स की, क्या होती है, कॉस्ट होती है। कब, आफ्टर डिडक्टिंग, डिडक्ट करने के बाद क्या चीज, रेसिडुअल वैल्यू। भाई रेसिडुअल वैल्यू क्या होती है, कबाड़ की वैल्यू जितने में बिकती है ना, उसी को बोलते हैं रेसिडुअल वैल्यू ऑफ फ्रॉम एक्चुअल परचेसिंग प्राइस। जितने की, देखो ये तो बोला कि जो मेरे पास एक्चुअल परचेसिंग प्राइस है, एक्चुअल परचेसिंग प्राइस में से अगर तुम कबाड़ की वैल्यू को माइनस करते हो, रेसिडुअल वैल्यू को माइनस करते हो, जो तुम्हारे पास वैल्यू आ गई उसे हम क्या बोलते हैं भाई, डेप्रीसिएबल अमाउंट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो बताओ ये सारी बातें क्लियर है। अगली बात मेरे पास है रेसिडुअल स्क्रैप या सैल्वेज। भाई होती क्या है वैल्यू, बता कि रेसिडुअल बोल सकते हैं, स्क्रैप बोल सकते हैं, फिर सैल्वेज वैल्यू, ये सारे है क्या, पता कि ना, रेसिडुअल वैल्यू बोल सकते हैं, स्क्रैप वैल्यू बोल सकते हैं, या फिर सैल्वेज वैल्यू। इसका मतलब सिंपल सा है, जब एक असेट्स की लाइफ जब खत्म हो जाए, एक असेट्स की लाइफ अगर खत्म हो जाती है, तो जितने रुपए की वो बिकती है ना, उसी को बोलते हैं रेसिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, या फिर बोल सकते हैं इसको हम सैल्वेज वैल्यू। ठीक है, वही तो कह रहा है कि इट इज द अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ ओल्ड असेट्स। कब, द वर्किंग टाइम ऑफ असेट्स इज एंड। जब मेरे पास क्या है कि असेट्स का वर्किंग टाइम क्या खत्म हो चुका है। जब भी कोई एक असेट्स अगर उसका वर्किंग टाइम खत्म हो चुका है ना, तो उस पे जो भी ये मान के चलो हमारा जो रिसीव होगा उसको बेचने पे, उसी को हम क्या बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे उसको, रेसिडुअल वैल्यू बोल सकते हैं, स्क्रैप वैल्यू बोल सकते हैं, या फिर सैल्वेज वैल्यू बोल सकते हैं। ठीक, हमेशा ध्यान रख के चलना, कभी भी अगर तुम्हारे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आ गया, सबसे पहले तुम्हें असेट्स की वैल्यू में से इसको माइनस कर देना है। बात समझ आ गई। जैसे मान लो हम क्वेश्चन कर रहे हैं डेप्रिसिएशन के, तो उसमें ऐसा होगा कि मेरे पास पहले लिखा हुआ है, उसमें से ना मेरे पास स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, या सैल्वेज वैल्यू, या फिर मान के चलो मैं बोल सकता हूँ कि रेसिडुअल वैल्यू। इन तीनों में से कुछ भी लिखा हुआ है, तीनों का मतलब एक ही होता है। लिखा हुआ है, पहले सबसे पहले माइनस कर दो उसमें से, बाद की बात बाद में देखी जाएगी। ठीक है, अगला भाई मेरे पास जो है वो है डेप्रीसिएशन। ये क्या होता है, इट इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब पता लगाना, एक सिस्टम है पता लगाने का, किस चीज का, ऑफ द डेप्रीसिएबल अमाउंट, मतलब कि कितना अमाउंट का डेप्रीसिएशन लगाया जाएगा, जितने अमाउंट का डेप्रीसिएशन लगाया जाएगा उसको पता लगाने के लिए एक तरीका होता है, उसको डेप्रीसिएशन बोला जाता है। ठीक है, ये जो मैंने करा नहीं, एक तरीका ही तो है। 10 लाख की वैल्यू में से 1 लाख माइनस कर दो, जो आया उसमें से उसका रेट निकाल के कर दो। अच्छा देखो, अगर मान लो ना कि एक ना भाई तरीका है, अगर तुम्हें परसेंटेज निकालना नहीं आता तो क्या करना, नॉर्मल से लिखना, हाउ टू फाइंड परसेंटेज, हाउ टू
फाइंड परसेंटेज, फिर आगे डाल देना मैडी मैथ क्लासेस, मैडी मैथ्स क्लासेस। ठीक है भाई, इसको सर्च से मारोगे ना मेरी टॉप पे वीडियो आ जाएगी। ठीक, तो भाई इसको एक बार लिख लो, फिर जाकर ना इसको मतलब ये क्या करना कि देख लेना यूट्यूब पे भाई जो वीडियो आएगी इसको। सुनो भाई, अब बात करते हैं मेरे पास एंटरप्राइज स्पेसिफिक वैल्यू। भाई थोड़ा सा ना ये मान लो टफ सा मानते हैं लोग इसको कि हाँ इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि भाई एंटरप्राइज स्पेसिफिक वैल्यू ये क्या होती है? इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो। भाई देखो सिंपल से मैं तुम्हें पहले समझाता हूँ होता क्या है। एक मेरे पास मशीन है, ठीक है, उस मशीन को मैं यूज कर रहा हूँ लगातार, तो वो मशीन मुझे कितना पैसा कमा कमा के दे रही है, एक मशीन है मेरे पास, वो मशीन उसको मैं लगातार यूज करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो यूज करने के बाद ना वो मुझे जितना पैसा कमा के दे रही ना, उसी को हम क्या बोलेंगे भाई? एंटरप्राइज स्पेसिफिक वैल्यू। देखो एक तो ये बोलेंगे, उसके बाद बेचने के जब लास्ट में जब ना स्क्रैप वैल्यू उसकी आएगी ना, जब साल के लास्ट में जब मैं उसको बेच दूंगा, जब उसकी पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी, मैं जब उसको बेचूंगा, उससे भी जो पैसा आएगा ना उसको भी हम ये बोलेंगे एंटरप्राइज स्पेसिफिक वैल्यू। ठीक है, ये क्या कह रहा है मेरे पास? इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब है पैसा आना जाना। ठीक है, कैश फ्लो एन एंटरप्राइज एक्सपेक्ट, एक एंटरप्राइज जितना सोचती है कि इतना पैसा आ जाए, एन एंटरप्राइज एक्सपेक्ट टू बी राइज फ्रॉम द कंटिन्यूइंग यूज ऑफ एन असेट्स। एक कंपनी अपने एक असेट्स को लगातार यूज करने पे जितना पैसा प्राप्त करने का सोचती है उसी को क्या बोलते हैं भाई? एंटरप्राइज स्पेसिफिक वैल्यू। करेगी एंड फ्रॉम इट्स डिस्पोजल वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। ठीक है, और जो जब ना कंपनी जो उस असेट्स की वैल्यू जब खत्म हो जाएगी, उससे भी जो पैसा रिसीव होने के जितने होने के चांस है, जितना लास्ट में पैसा रिसीव होने के चांस है ना, इन सबको क्या बोला जाता है? एंटरप्राइज स्पेसिफिक वैल्यू। देखो सिंपल सी बात बताऊं, एक मशीन है मेरे पास, उसको मैं यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं क्या सोचूंगा कम से कम इतने पैसे तो आएंगे। एक कोई ऐसी मशीन है उसको मैं यूज करके कुछ सामान बना के मैंने बेचा, मैं सोचूंगा भाई कम से कम इतने पैसे तो आएंगे ही आएंगे। तो ये जो मैं सोच रहा हूं ना, ये मेरे पास क्या है भाई? एंटरप्राइज स्पेसिफिक वैल्यू। या फिर दूसरा, जब मशीन की जो वैल्यू है जब खत्म हो गई, अब मैं सोच रहा हूँ यार कम से कम ना 1 लाख रुपए की बिक जाए, मैं सोच रहा हूँ कम से कम इतने की तो बिक जाए, तो इसे भी क्या बोलेंगे? एंटरप्राइज स्पेसिफिक वैल्यू। ये बात समझ में आ रही है? ये चीज है। उसके बाद अगली बात करते हैं फेयर वैल्यू। ठीक है भाई, फेयर वैल्यू क्या होती है? कह रहे इट इज द अमाउंट फॉर विच एन असेट्स कैन बी एक्सचेंज। देखो भाई, एक असेट्स को मैं कितने रुपए में खरीद या बेच सकता हूं ना, उसी को बोलते हैं फेयर वैल्यू। ठीक है, जरा कॉमन सेंस लगाओ, तुम्हारे पास मान लो एक बाइक है, ठीक है, तो मैंने उसे 80,000 रुपए की खरीदी, तो वो उसका क्या हुआ? फेयर वैल्यू हुई। अब तुमने उसको ना 2-3 साल यूज किया, फिर तुम सोचते हो यार कम से कम ना 50,000 की बिक जाए, तुम ये सोचोगे, तो तुम्हें लगता है ना, किसी ने बोला भाई देख 50 की तो बिकेगी नहीं, तुमने 3 साल चलाया, तुम सोच रहे हो कम से कम चलो 30 की बिक जाए कम से कम, तो ये भी क्या उसकी फेयर वैल्यू, मतलब जितने में उसमें बिकने की कंडीशन है ना, जितने रुपए में बिक सकती है, उसी को हम क्या बोलेंगे भाई? फेयर वैल्यू। बात समझ में आ गई? उसके बाद अगली बात करते हैं ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। ठीक है, देखो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई कैरिंग अमाउंट क्या था। ठीक है, पहले कैरिंग अमाउंट पता होना चाहिए, उसके बाद हमें ग्रॉस कैरिंग अमाउंट अपने आप पता लग जाएगा। देखो कैरिंग अमाउंट क्या था? एक असेट्स की वैल्यू जिसमें से हम कहें कि रेसिडुअल वैल्यू या फिर जो मेरे पास इम्पेयरमेंट लॉस, एक असेट्स की वैल्यू में से अगर हम डेप्रिसिएशन और जो इम्पेयरमेंट लॉस है अगर हम इसको माइनस कर देते हैं ना, जो हमारे पास निकल के आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मतलब उसे बोलते हैं हम भाई कैरिंग अमाउंट। ठीक है, उसे कैरिंग अमाउंट बोलते हैं। लेकिन अगर मैंने डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस नहीं किया और जो इम्पेयरमेंट लॉस है इसको भी माइनस नहीं किया है, तो उसे बोलेंगे ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। बात समझ में आ रही है? देखो अगर माइनस कर दिया है तो मेरे पास क्या है कि कैरिंग अमाउंट, और अगर माइनस नहीं किया तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। ठीक है, करेगी कॉस्ट ऑफ असेट्स विदाउट डिडक्टिंग एनी लॉस और डेप्रिसिएशन फ्रॉम असेट्स। एक असेट्स में से ये मान के चलो कि कोई भी डिडक्शन नहीं कर रहे, जो लॉस है उसको डिडक्ट नहीं कर रहे और ना ही डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर रहे हैं, तो इस टाइम ये जो वैल्यू होती है उसी को बोलते हैं ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, अगला जो मेरे पास है
इम्पेयरमेंट लॉस, ये जो मैं लिखवा रखा है ना भाई कि इम्पेयरमेंट लॉस ये है क्या, देखो यहाँ भी लिखवाया मैंने और फिर लॉस को इम्पेयरमेंट लॉस है भाई। कह रहा इट इज द अमाउंट बाय विच द केयरिंग अमाउंट ऑफ एन असेट्स एक्सीड्स इट्स रिकवरेबल वैल्यू। सुनो, ऐसा होता है कि ना अगर मेरे पास एक असेट्स है, मैंने सोचा भाई इतने रुपए का कम से कम ना काम निकाल दी मेरा, मैंने 50 लाख का असेट्स खरीदी, एक मशीन खरीदी, मैंने सोचा कि कम से कम ना भाई ये क्या है कि मेरा 60 लाख का काम निकाल दे, मैंने ऐसा सोचा। लेकिन क्या हुआ भाई, खर्चा इतना ज्यादा आ गया, 60 लाख के मैं सोचा ना कि कम से कम 60 लाख रुपए निकाल देगा, मेरे पास ना 62 लाख रुपए 62 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। तो ये जो 2 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा हुए ना, उसी को हम बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। देखो नॉर्मल सी बात में बोलूं, मैंने सोचा एक असेट से 10 लाख रुपए की, मैंने सोचा कि कम से कम ना ये मेरा 20 लाख रुपए का काम निकाल देगी। लेकिन क्या हुआ, उसने वो काम तो किया नहीं, 22 लाख, इसमें क्या है कि 22 लाख रुपए खर्चे ही खर्चे आ रहे हैं मैंने तो ये जो एक्चुअली जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो हो रहा है ना, इसी को हम क्या बोल देंगे भाई, इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, जो 2 लाख का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है इसे क्या बोलेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस। अगला है भाई रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, कह रहे कि इट इज द हायर ऑफ एन असेट्स नेट सेलिंग प्राइस एंड इट्स वैल्यू इन यूज। देखो भाई रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है, एक मशीन में 10 लाख की खरीदी, मैंने सोचा कि इसको मैं इतना यूज करूंगा कि कम से कम 20 लाख रुपए कमा लूं उससे। ठीक, और फिर जाके लास्ट में जो बच जाएगी उसको बेचूंगा ना, उससे 2 लाख रुपए और आ जाएंगे, बस इतना ही। तो टोटल कितना कमा लूंगा उससे, 12 लाख कमा लूंगा। देखो 10 लाख की खरीदी तो मैंने सोचा कम से कम 20 लाख तो इससे कमाऊंगा अलग से। ठीक है, और उसके बाद क्या 2 लाख इसको बेचने पे आ जाएंगे लास्ट में। तो टोटल मैंने कितना कमाया, 10 लाख माइनस कर दूंगा पहले। देखो ऐसा था ना कि मैंने क्या करा, देखो 10 लाख का मैंने खरीदा इसको, मैंने सोचा भाई कम से कम इससे ना 20 लाख रुपए कमाऊंगा। ठीक है, लास्ट में जो बेचूंगा इसको 2 लाख रुपए की बिक जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहां पे क्या हुआ, टोटल मैंने कितना सोचा मेरे पास पैसे आएंगे, 22 लाख रुपए, ये तो सोचा ना टोटल कितने आएंगे मेरे पास, 22 लाख रुपए। तो यही मेरे पास क्या है कि रिकवरेबल अमाउंट है, मतलब 10 लाख रुपए लगा के कितने रुपए रिकवर कर सकता हूं मैं, कितने रुपए कमा सकता हूं, उसी को बोल देंगे रिकवरेबल अमाउंट। बात समझ में आ गई। अगली बात करते हैं यूजफुल लाइफ क्या होती है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि तुमने एक मोबाइल खरीदा 10,000 का, कितने साल चल जाएगा मुश्किल से, 2 से 3 साल। ठीक है, 3 साल मानते हैं। तो हमने क्या सोचा, उसकी कंडीशन और पैसे देख के होता ना, हाँ भाई चल 2-3 साल चल जाएगा, ये तो चीज है। तो इसको क्या बोलेंगे, यूजफुल लाइफ। अब मैं तुमसे दूसरा बोल रहा हूं कि तुमने ना क्या करा है, ये मान के चल लो कि जूसर खरीदा, ठीक है, और ये चलो मान लो जनरेटर खरीदा। ठीक है, अब पता है जनरेटर क्या होता है, उसकी ना यूजफुल लाइफ होती है। यूजफुल लाइफ कैसे होती है कि भाई वो 65,000 घंटे चलेगा या फिर मान लो 6,000 घंटे चलेगा, उसकी यूजफुल लाइफ होती है। ठीक, तो भाई ये जो चीजें है ना, इन सबको यूजफुल लाइफ बोलते हैं, कितना समय तक चल सकता है वो। ठीक है, अब ना ऐसा होता नहीं, एक कोई सी कार ली, कार में क्या होता है, सिर्फ इतने किलोमीटर चलेगी तो उसकी वैल्यू खत्म, ये तो होता है। तो अब ये जितना किलोमीटर उसने कवर कर लिया, सोचेंगे भाई अगर इतना चल गया ना तो इसकी वैल्यू खत्म है, तुम उसे 1 महीने में चला लो, 4 महीने में चला लो। ठीक है, तो देखो अब क्या मेरे पास, द पीरियड ओवर विच, एक पीरियड का मतलब समय होता है, द पीरियड ओवर विच एन असेट्स इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर यूज। एक असेट्स जितने लंबे समय तक यूज ला सकते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, यूजफुल लाइफ। दूसरा क्या बोल सकते हैं, द नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द असेट्स। भाई जितने नंबर, जैसे मान लो कि मैंने एक ना मशीन खरीदी, अब ना पता मशीन पर लिखा आएगा कि तुम सिर्फ 10 लाख जूते बना सकते हो। ठीक है, उसमें क्या बताया कि तुमसे 10 लाख जूते बना पाओगे इस मशीन से। तो ये क्या है भाई, इसको भी तो यूजफुल लाइफ बोलेंगे। तुम 10 लाख जूते 1 महीने में बना लो या 1 साल में बनाओ, बात तो ही पड़ी ना। तो ये चीज है। अगला मेरे पास है मतलब कि ये मान लो सब्सिक्वेंट कॉस्ट। भाई सब्सिक्वेंट कॉस्ट का मतलब मेरे पास सिंपल सा है, एक मशीन खरीदी, भाई मशीन में मेंटेनेंस का खर्चा आता है, रिपेयर का खर्चा आता है, उसी को बोलते हैं सब्सिक्वेंट कॉस्ट। यहाँ पे क्या लिखा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आर नोन है सब्सिक्वेंट कॉस्ट। ठीक है, सिंपल सी बात है, एक कोई सी मशीन वगैरह ली है, उस पर जो भी तेल वगैरह का खर्चा आता है, ऑयलिंग का खर्चा, साफ सफाई करने का खर्चा जो आता है, उन सबको क्या बोलते हैं हम, सब्सिक्वेंट कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, अगला मेरे पास है रिटर्न डाउन वैल्यू। भाई क्या होती है रिटर्न डाउन वैल्यू, एक असेट्स है
उस पर डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो वैल्यू बच जाती है, एक मैंने को एसेट्स खरीदी, उस पर डेप्रिसिएशन लगाया मैंने, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो वैल्यू बच गई उसी को हम क्या बोलेंगे भाई, रिटर्न डाउन वैल्यू। बात समझ में आ गई? तो क्या लिखा है इसमें, इट इज द वैल्यू ऑफ एन असेट्स, एक असेट्स की वैल्यू होती है आफ्टर डिडक्टिंग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम असेट्स। एक असेट्स में से उसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू अगर हम माइनस कर देते हैं ना, ठीक है, तो माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसी को क्या बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है, देखो भाई जितना मैंने बता दिया और जितना मैंने पुरानी क्लास में बताया था वो सारा कर लेना। जो पुरानी वीडियो उसकी लिंक मैंने भेजी थी उसको एक बार देख लेना, ठीक, और उसके बाद ये वाली जो वीडियो तुम्हारे पास आ जाएगी इसको भी देख लेना। तो भाई देखो जितना भी बताया पहले सारा याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में एक क्लास और चलेगी इसकी थ्योरी की, फिर चलेगी इसकी प्रैक्टिकल की क्लास। ठीक है, फिर देखेंगे क्या क्या चीज़ें, कल नेक्स्ट नोट डाउन।